इस कंदरापुर की धरती से कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तिगण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति भी हमारे बीच में बैठी हैं। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे विचार आए हैं। हम उन विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन आप याद करिए, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे देश के नागरिक खद्दर पहन के सड़क पे नहीं निकल पा रहे थे। ये अंग्रेजों का आतंक था। उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। भगत सिंह जैसा नौजवान जो 14 साल की उम्र में संकल्पित होते हैं और आजादी की लड़ाई में आते हैं। बहुत सम्भ्रांत परिवार के थे भगत सिंह, बहुत संपन्न घराने से थे। पूरा जीवन भगत सिंह ने देश को समर्पित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, आजाद बिस्मिल, आज हमें उनको याद करने की जरूरत है। उनकी शहादत को याद करने की जरूरत है कि जब हमारे देश पे अंग्रेजों का तांडव चल रहा था तो ये हमारे नौजवान संकल्पित हुए, अपना बलिदान और अपने खून से इस धरती को सींच करके हमें आपको आजाद कराए। आज इस खुले आसमान के नीचे हमें जो जीने का अधिकार मिला है, खद्दर पहन करके हम कहीं भी खुलेआम घूमे, कोई टोकने और पूछने वाला नहीं। ये आजादी जो हमें मिली है, ये मामूली आजादी नहीं है। ये भगत सिंह जब जेल में बंद थे, अंग्रेज क्या करता था? वो जिसको तेज देखता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी लोग जेलों में बंद रहते थे। इसके बाद उसका जो देश की जनता पे तांडव अंग्रेज करते थे, उनको ले जाते थे। खद्दर का कपड़ा पहन के निकल गया तो ले जाते थे, कोड़े बरसाते थे उनके ऊपर। तो आज हम आप उन महान पुरुषों को पढ़ नहीं रहे, उनके बारे में हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा त्याग, इतना बलिदान, तब हमें आजादी मिली। उस जमाने में जो बीजेपी के लोग थे, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये चंद्रशेखर आजाद, आपको याद है कि मुखबिरी करने वाला कौन था? चंद्रशेखर आजाद को मराने वाला कौन था? ये वो अंग्रेजों का मुखबिरी। वो लालच देते थे, उनको लालच दे करके कि तुमको इतनी बड़ी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद वो फूट जाता था और हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मरवाने का काम करता था। ठीक उसी पैटर्न पे आज 2014 से हमारे देश की सरकार चल रही है। राहुल गांधी जी पे मतलब जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है, उस धारा में जज ने 2 साल पूरा सजा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी को राहत दिया। तो इनका रवैया एकदम अंग्रेजों जैसा चल रहा है और हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जोगेंद्र यादव जी को कि आपने इतने बड़े मुद्दे पे बहस कराने का काम किया है। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तो संविधान कैसे बचाया जाएगा? 2014 से जो सरकार चल रही है, संविधान के एक धारा और एक अनुच्छेद, आप बता दीजिए किस धारा अनुच्छेद पे सरकार चल रही है? जितना इसका विधेयक आया, जितना इन्होंने विधेयक पारित कराया, न बहस किया और न जो है प्रस्ताव ले आया।
सीधे आता था सदन में पास, चाहे वो किसानों का कानून, काला कानून रहा हो, जो भी बातें आती हैं मनमाना ढंग से चल रहा था। आपको याद होगा संविधान सभा के अधिवेशन में जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे थे तो यही बोल रहे थे कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, इसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी। अगर कहीं हमारे देश का जो संविधान है हमारे देश के हर व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम है। ये बात उस संविधान सभा में भीमराव जी ने कहा था और वहीं पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि अच्छा से अच्छा संविधान अगर खराब हाथों में चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, और खराब से खराब संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का उद्बोधन उन महान पुरुषों ने किया है। तो आज हमारे देश का संविधान गलत हाथों में चला गया है 2014 से। इसलिए हमारे देश की जनता, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की महिलाएं, सारे लोग त्रस्त हो गए। आप देख रहे हैं कि महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और उनकी हत्या, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के नौजवान, महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। कब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, और ये कुछ भी करने को कर सकते। ऐसी स्थिति में संविधान बचाओ का जो आज बहस चल रही है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है। इसे हमें आपको बचाने के लिए इस ऐतिहासिक धरती पे जो बहस चल रही है, आज ही से हम आप संकल्पित हो जाए कि संविधान बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात कि आज बंद कमरे में हमारा ये जो बहस चल रही है, हमें अब बाहर निकलने की जरूरत है, गांव में जाने की जरूरत है, जहां पे ये जो हमारी जनता है जो जानते ही नहीं है, आज भी नहीं लोग जानते हैं कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए, कि हमें जो है हिंदू धर्म की बात पढ़नी चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं। जब हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का हर व्यक्ति संविधान को पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे अपने अधिकार की बात करेगा। आज इस सरकार की जो नई शिक्षा नीति है ये शिक्षा को कमजोर करने वाली नीति है। इनकी नई शिक्षा नीति आप जान लीजिए कि शिक्षा से बहुत दूर ले जाने की इनकी नीति है, और इसका विरोध मैं शुरू से कर रहा हूं। और हमें आपको इनकी नई शिक्षा नीति को पढ़ने की जरूरत है। बीए में सेमेस्टर, बीएससी में सेमेस्टर, भाई बीटेक करने वाला व्यक्ति, बीटेक करने वाला नौजवान या एमबीबीएस करने वाला नौजवान, वहां तो सेमेस्टर समझ में आता था, लेकिन बीए में सेमेस्टर कर दिया गया, सिर्फ शिक्षा को महंगी करने का काम किया गया है। आज आप याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो 11% जो है जीएसटी लाना चाह रही थी कि हम सभी करों को समाप्त करके एक कर लगाएंगे जीएसटी। यही बीजेपी वाले इतना तांडव मचाए कि वो बिल वापस हुआ। जब इनकी सरकार आज गई तो 28% जीएसटी लागू हो गया। अब आप सोचिए कि किताब से महंगी कॉपी हो गई है, तो कॉपी पे, रबड़ पे, पेंसिल पे जीएसटी है 28%। अब हमारे आपके घर का जो बच्चा है वो कैसे पढ़ेगा? 4000 एक सेमेस्टर में लग रहा है। अगर आप अपने बेटे बेटी को शिक्षा दिलाने जाएंगे तो 4000 एक सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर का आप जोड़ डालिए, और बाकी आपका जो खर्चा है आने जाने का और पढ़ने लिखने का, किताब कॉपी, तो बात है। बीए करना सबसे आसान जो है डिग्री थी, उसको भी इन लोगों ने कठिन कर दिया। अब बीटेक की बात कर रहे हैं, बीटेक और एमटेक हमारे आपके बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। अभी अहमदाबाद में विमान जो है क्रैश हुआ है,
याद करिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, जब वो रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी संवेदना को उन्होंने नहीं रोक पाए और उस पद से इस्तीफा दे दिए कि मैं रेल मंत्री हूं, अब मेरे रेल मंत्री रहते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पुलवामा कांड, पहलगांव कांड, क्रैश हो गया विमान, रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन धन्य है ये महान लोग जो उसी पद पे चिपके। इनको लाज हया कुछ है ही नहीं, बेशरम लोग हैं ये। इसलिए मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों का तांडव आप लोगों ने देखा होगा। सेंगर जो इनका मतलब मंत्री था केंद्र में, पिछली गवर्नमेंट में, किसानों के ऊपर लड़का उनका जो है आंदोलन में जो किसान हमारे बैठे थे उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दिया। क्या हुआ? मंत्री पद से हटाया गया। मध्य प्रदेश में जो मंत्री जो है सोफिया कुरैशी के ऊपर बयान किया, आतंकवादियों की बहन कहा। अब आप याद करिए, 9 ठिकानों पे हमला करना पाकिस्तान के अंदर जाकर के, आप बताइए कितना बड़ा साहस, और वहां से बच मिसाइलों के बीच से अपने को सुरक्षित लेके आना ये मामूली बात है। उसमें हमारे कई फाइटर पायलट शहीद भी हुए। 27 साल की महिला, नाम नहीं मुझे आ रहा है, 27 साल की जो बेटी थी वो शहीद हो गई। तो आज के परिवेश में और इनको हमारे देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी घटना हुई पहलगाम की, ये विदेश से आके सीधे बिहार और वहां से भाषण दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। और कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता है राहुल गांधी, वो अपनी विदेश यात्रा कैंसिल करके वो सीधे पहलगांव जाते और वो कहते हैं कि मैं केवल मिलने नहीं आया हूं, मैं आपके हर सुख दर्द को बांटने आया हूं, जो भी जरूरत होगी मैं हर जगह खड़ा मिलूंगा। ये राहुल गांधी ने जो जो कहा है, जो जो भी मुद्दे उठाए हैं, आप पढ़ रहे होंगे। 11-12 साल हो गया इनको सरकार में। अब राहुल जी की बातें सत्य प्रतीत हो रही है कि राहुल जी सही बोल रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने गोदी मीडिया के द्वारा राहुल जी को पप्पू करार करने का काम किया। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया कि राहुल गांधी पप्पू। राहुल गांधी इतना योग्य व्यक्ति हैं, कई डिग्री इनके पास है, और वो जो डिग्री है, राहुल गांधी अभी विदेशों में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों में जाकर के अपना उद्बोधन करके आए हैं। चले जाएं अमित शाह उस विद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में चले जाएं मोदी जी, एक लाइन नहीं बोल के आ पाएंगे। अब मैं ये गारंटी दे रहा हूं। आप याद करिए, चंद्रजीत यादव यहीं से सांसद हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वो यहां की जनता को जो चंद्रजीत यादव के व्यक्तित्व को पहचाना और चंद्रजीत यादव को जिताया। तो चंद्रजीत यादव 5 ही वर्ष में पूरे विश्व स्तर के नेता बने। और जब इनका डेलीगेशन अमेरिका गया, तो अमेरिका जब ये गए तो अमेरिका में इन्होंने वहां का राष्ट्रपति पूछा कि यादव जी आप कहां बोलना पसंद करेंगे? तो यादव जी ने कहा जो आपका इंटेलेक्चुअल प्लेस। तो वाशिंगटन में इनका भाषण हुआ और वहां पे आज भी इनकी फोटो लगी हुई। तो मैं उस समय की यहां की जो जनता थी कि यादव जी जैसे व्यक्तित्व को पहचाना और जिता के भेजने का काम किया, तो पूरे विश्व के लेवल पे आजमगढ़ बोलता था। आज राजनीति को व्यवसायीकरण, परिवारीकरण कर दिया गया है कि जोगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति आज 40 साल से संघर्ष कर रहा है, लेकिन विधायक नहीं जनता बना पा रही है। ये बताइए किसकी देन? अगर जनता दोषी नहीं है तो कौन दोषी है बताइए आप? आज हम अपने कार्यों से विमुक्त होते जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। तो जिम्मेदारी से भागने से संविधान नहीं बच जाएगा। परिवर्तन लाना है तो इन धन पशुओं से भी हमें लड़ने की जरूरत है। ये पैसा बांट करके जनता को, मतलब दारू मुर्गा सब खिला करके जनता को 15 दिन में इतना खिला देते हैं कि जनता नशे में इनको वोट करती।
धन्य है हमारे देश की जनता कि ऐसा ऐसा प्रतिनिधि बनाती, जिनको दो लाइन बोलने का शौर्य नहीं, जिनको सामाजिक दर्शन का ज्ञान नहीं। ऐसा व्यक्ति जाकर के हमारी असेंबली में, हमारी पार्लियामेंट में क्या बोलेगा? वो कोई घूमने की जगह है क्या, जहां से विकास की गंगा बहती है? वहां जब हमारा व्यक्ति जाएगा और हमारी समस्याओं को वहां उठाएगा तो रिकॉर्ड होती है, और हमें आपको उसके हिसाब से जो बजट पेश होता है उस हिसाब से धन मिलता है। लेकिन ऊपर से नीचे तक परिवारवाद, ये बहुत घटिया काम है। आप सोचिए, जो विधायक हो गया वो अपने बेटे को विधायक बनाएगा, अपने बेटे को सांसद बनाएगा, अपनी बहू को सांसद बनाएगा। आप बताइए कि एक नौजवान जोगेंद्र यादव जैसा, मुन्नी मौर्य जैसा, क्या ये 40 साल से सेवा कर रहे हैं? ये किस लिए कर रहे हैं? आकलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए हमें आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं खड़े होंगे तो ये देश गुलामी के रास्ते को पकड़ चुका है। बहुत दूर नहीं है, मोदी की जो जसोदा बहन, क्या नाम है जसोदा बहन ने, उन्होंने अभी कहा था कि जिस दिन मैं ब्याह करके इसके घर में आई उसी दिन से ये घर से भागा, फिर घर नहीं आया। तो इसने वहां पे जो परिवार की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से ये भागा है। तो भागने वाला व्यक्ति चोर ही तो कहा जाएगा या भगोड़ा कहा जाएगा। तो ये वहां उस जिम्मेदारी से भागा। तो जसोदा बेन का ये वक्तव्य था कि एक दिन देश को गिरवी रख के भाग जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इसके जो 50 पूंजीपति हैं, 50 पूंजीपति, माल्या उल्ल्या जैसे जो भी हैं, अडानी अंबानी, सारा देश का पैसा, सारे देश के पैसे को विदेश में भेज दे रहे हैं। अब आप बताइए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है डामाडोल है, महंगाई कंट्रोल अनकंट्रोल हो गई है। महंगाई आप जान लीजिए, अभी ये और आगे जाएगी महंगाई। हमारे आपकी जेबों में अभी पैसा नहीं रह गया है। इनकी ऐसी नीति है कि इस देश को एकदम कमजोर कर दो, किसी के पास पैसा रह ही नहीं जाए। तो ऐसी नीति को हम आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक सहते रहेंगे? अत्याचार को हम कब तक सहते रहेंगे? इस पे अमल करिए, क्योंकि परिवर्तन तब होगा जब हर व्यक्ति संकल्पित होगा। नया निर्माण तब होगा जब आप मजबूत होंगे। तो इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमें आपको संकल्पित होना पड़ेगा। ये अन्याय, ये तांडव कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अगर संविधान बचाना है और सामाजिक न्याय, मैं दिल्ली में मावलंकर हाल है, सामाजिक न्याय आंदोलन था, वहां चंद्रजीत यादव जी ने किया था, जिसके मुख्य अतिथि ज्ञानी जैल सिंह, मैं उस कार्यक्रम में शरीक हुआ था। चंद्रजीत यादव जी बोल रहे थे, वो इंग्लिश हिंदी इतनी बढ़िया बोलते थे, और मैं 3 भाषा बोलते उनको देखा था, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन और उर्दू, 4 भाषा इतना बढ़िया बोलते थे कि अब मैं क्या बताऊंगा। वो सब संस्मरण की बातें हैं। बस मैं भाग्यशाली हूं कि चंद्रजीत यादव और राम नरेश जी के साथ मैं रहने का मुझे मौका मिला और कुछ सीखने का मौका मिला। तो चंद्रजीत यादव ने कहा मावलंकर हाल में कि सामाजिक न्याय आजादी की दूसरी लड़ाई। तो आजादी के बाद सामाजिक न्याय वाकई आज दूसरी आजादी की लड़ाई हो गई है। अगर इसको नहीं लड़ा जाएगा तो आप जान लीजिए कि इसके बाद जो है हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी। पूरे देश के अंदर जो आज के परिवेश की जो राजनीति है, बाद की परिवारवाद और भतीजावाद, ये जान लीजिए कि बहुत पीछे ले जा रही है। मैं कहता हूं अगर मुन्नू मौर्य में योग्यता है तो इनको विधायक होना चाहिए। जोगेंद्र यादव का अगर 40 साल का संघर्ष है तो गोपालपुर की जनता को विधायक बनाना चाहिए।
अगर हम संघर्ष करने के लिए निकल लिए जाएंगे तो मैं बता दूं, मेरी गारंटी है कि अच्छे अच्छे लोग आपको बहकाने आएंगे। आप निकलिए तो सही। जिस दिन आप निकल पड़ेंगे जिस गांव में, अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे और तमाम तरह का प्रलोभन देंगे, ये ले लो, वो ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो। बहुत इसलिए कि लोगों के पास अपार पैसा है। पहले के लोग जब आते थे, राम नरेश जी जब लोकसभा लड़ रहे थे 77 में, तो ये एक चद्दर लेके चलते थे। मदिया पार में एक चद्दर फैलाया गया और इन्होंने कहा कि एक वोट और एक नोट की जरूरत है, और जनता ने एक नोट से उस चद्दर को भर दिया। जनता वो ताकत है कि आपको रुपया भी देगा, आपको खाना भी देगा और आपको चलने के लिए संसाधन भी देगा। आजादी के जमाने में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो पढ़े लिखे लोग थे वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन हमारे देश की जो जनता नहीं जान रही थी, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करते थे। और अगर हमारा कोई स्वतंत्रता सेनानी कहीं छिपा हुआ है तो 12 बजे रात में लोग खाना लेके जाते थे, दोपहरी में लोग रसदाना, कैसे कैसे, मतलब तो ये सहयोग ही तो हुआ क्या? जलियांवाला बाग कांड जब हुआ तो वहां सब नेतृत्व करने वाले ही मरे, सब सहयोग करने वाले लोग मारे गए, उसमें हर कौम के लोग थे और सब लोग ये नहीं जानते थे। जब फांसी की सजा हो रही थी, हमारे पिताजी बताते थे, कौड़िया पढ़ते थे वो, तब कौड़िया विद्यालय था और कोयलसा में एक मिडिल स्कूल है,